तो जय हिंद दोस्तों, आज शिक्षा वन के इस यूट्यूब चैनल पर आज हम 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से करने जा रहे हैं, जो कि मैं कह सकता हूं कि लगभग किसी किताब में नहीं मिल सकते। ये क्वेश्चन हमारे खुद के द्वारा बनाए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये देखने को मिल सकते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन अगर हम स्टार्ट करें तो पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क रेखा प्रदेश के किस संभाग से नहीं गुजरती। अब ये क्वेश्चन आपने पहली बार देखा होगा, क्योंकि कई जगह आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 14 जिले मिलते हैं या फिर मध्य प्रदेश का कोई भौतिक भाग मिलता है, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप एक एंटी क्वेश्चन है जो पूछ रहा है कि कर्क रेखा प्रदेश के किस संभाग से नहीं गुजरती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो बच्चे कहेंगे यार ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन मैंने खुद के द्वारा ये बनाया है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस संभाग से नहीं गुजरती। तो आपको इसके लिए सबसे पहले याद होना चाहिए 14 जिले, जिन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है वो 14 जिले याद होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, पहला जो जिला है वो है रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, सागर, जबलपुर, कटनी। कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कटनी, दमोह, उमरिया और शहडोल। अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़, यानी कि लगभग 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इन 14 जिलों से होकर गुजरती है। अब संभाग देखिए, पहला है उज्जैन संभाग। क्या उज्जैन से? बिल्कुल, क्योंकि उज्जैन जिला ही आ रहा है अपने में, तो उज्जैन संभाग से तो गुजरे ही गुजरे, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। दूसरा है भोपाल संभाग। देखिए, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भोपाल ही एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके पांचों की पांचों जिले से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ये जो जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, ये भोपाल संभाग के ही 5 जिले हैं। उसके अलावा इंदौर, इंदौर को अभी हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है जबलपुर। जब आप देखोगे तो जबलपुर जिला आ रहा है, तो अपने आप से जबलपुर संभाग से क्या करेगी? टच करेगी। लेकिन इंदौर संभाग का कोई भी जिला इस 14 जिलों में शामिल नहीं है, इस कारण से इसका जो सही आंसर है वो है इंदौर संभाग। तो इसका क्या आंसर है कि कर्क रेखा प्रदेश के संभाग से नहीं गुजरती, सही आंसर है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कब और कहां स्थापित हुई है। ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है और काफी कम जगह क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे पहला ऑप्शन है 1974 इंदौर भोपाल, सेकंड है 1972 इंदौर ग्वालियर, थर्ड है 1963 इंदौर भोपाल और चौथा है 1968 इंदौर ग्वालियर। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ से पकड़ सकते हैं कि खंडपीठ पहली बात तो कहाँ का मध्य प्रदेश में है, तो आपको पता होगा 2 जगह है, एक इंदौर में है और सेकंड है हमारी ग्वालियर में। भोपाल में तो भी प्रस्तावित है, जो भी बन रही है। तो अपने आप में 2 ऑप्शन वो डिलीट हो जाएंगे जहां पर इंदौर ग्वालियर नहीं है। जैसे इंदौर भोपाल, तो ये ऑप्शन डिलीट, सेकंड ये ऑप्शन डिलीट। अब बचे 2, बी और डी। अब जिस बच्चे को ईयर पता होगा वही इसका सही लगा, वो है 1968, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश के सर्वाधिक जिले किस राज्य को स्पर्श करते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के भौतिक मैप से संबंधित ये क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्लास में मैंने उसको बिल्कुल स्पष्ट आपको पढ़ाया था कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले किस राज्य को स्पर्श करते हैं। तो पहला है 10 राजस्थान, सेकंड है 14 राजस्थान, थर्ड है 10 उत्तर प्रदेश और फोर्थ है 14 उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर वो 14 उत्तर प्रदेश। जब आप मध्य प्रदेश के मैप को समझेंगे, अगर मैं ऐसी मध्य प्रदेश का मैप बनाऊं तो यहाँ के जो जिले यहाँ से मुरैना से स्टार्ट होकर हमारे सिंगरौली तक, ये 14 के टोटल 14 जिले यहाँ पर पड़ते हैं और वो 14 जिले हमारे यूपी को स्पर्श करते हैं। और मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जो सीमा है वो यूपी को स्पर्श करती है 14 जिलों के साथ। तो इसका सही आंसर वो 14 उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में पीएससी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था
कई बच्चे इसी में गोता खा गए और उनको आता हुआ क्वेश्चन, मैं कहता हूँ आता हुआ क्वेश्चन बच्चे डिलीट करके आए हैं। जैसे पहला इसमें पूछा सोयाबीन मूंगफली, और मैं ये भी बताऊंगा ये क्वेश्चन कितनी बेसिक इंफॉर्मेशन से आया है। जैसे सोयाबीन मूंगफली, नेक्स्ट ऑप्शन है गन्ना सोयाबीन, थर्ड है धान सोयाबीन, और चौथा है गेहूं धान। अब बच्चा यहाँ पर इसलिए कंफ्यूज हो गया क्योंकि देखिए तीनों ऑप्शन में सोयाबीन 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 दिया हुआ है। चूंकि मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य भी कहते हैं, इस कारण से कई बच्चे इस क्वेश्चन में इतने कंफ्यूज हुए कि वो अधिकतम कोई सोयाबीन मूंगफली लगा के आ रहा है, कोई गन्ना सोयाबीन लगा के आ रहा है, कोई धान सोयाबीन लगा के आ रहा है, लेकिन किसी ने भी इस ऑप्शन पर ध्यान नहीं दिया कि गेहूं धान, वो मान के चला कि इसके आंसर तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब आप मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह देखोगे जिसके सबसे आउटलाइन में 14 स्तूप बने हुए हैं, 14 स्तूप के भीतर एक वृत्त है, और इस वृत्त के भीतर यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, और यहीं पर मध्य प्रदेश शासन से नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। और जब आप सत्यमेव जयते के बीच में यहाँ पर जो दो प्रमुख फसलें देखोगे तब आपको इसका आंसर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर गेहूं की बाली और यहाँ पर धान की बाली समानता बनी हुई है, और इस क्वेश्चन का आंसर इसी राजकीय चिन्ह से प्राप्त होता है, और इसका जो सही आंसर वो है गेहूं और धान। गेहूं और धान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था, लेकिन बच्चे बार बार इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए, और पीएससी 2022 में आया हुआ ये क्वेश्चन था। मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत बेसिक से हमारे कई बार क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनते हैं जहां पर हमारा दिमाग पहुंचता ही नहीं है, और उस टीचर ने कंफ्यूज करने के लिए सोयाबीन तीनों ऑप्शन में दे दिया, लेकिन वास्तव में इसका आंसर था गेहूं और धान। और कितने बेसिक कॉन्सेप्ट इसका आंसर निकल कर आया, मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह से ये क्वेश्चन का आंसर निकल कर आया था, और बच्चों ने दिमाग ही नहीं लगाया। अगर थोड़ा सा भी दिमाग में थोड़ा सा अगर चला लेते तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप और चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु है। अब यहाँ पर आपने जब कोई भी बुक पढ़ी हो, चाहे वो परीक्षा धाम हो, तो आपने हम सभी पढ़ते हैं केंद्रीय बिंदु को लेकर। अब अगर इसमें मैं बात करूं, सबसे पहला संपूर्ण पृथ्वी का केंद्र बिंदु, तो संपूर्ण पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है वो कौन सा है, मंगलनाथ मंदिर हमारे उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में, मंगलनाथ मंदिर। फिर मैं बात करूं अखंड भारत का केंद्र बिंदु, क्वेश्चन है पूछा, इसमें मैं लास्ट बताऊंगा। और सेकंड है भारत का केंद्र बिंदु, भारत का जो केंद्र बिंदु है वो है मनोहर ग्राम करौंदी कटनी, राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर इसका नामकरण किया है। और इस क्वेश्चन में जो पूछा है अखंड भारत का केंद्र बिंदु, जो इसका सही आंसर वो है सामंता बरसाली ग्राम बैतूल, बरसाली ग्राम बैतूल इसका करेक्ट आंसर है। वही मंगलनाथ मंदिर मैंने आपको बताया उज्जैन किसका है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। वही मनोहर ग्राम करौंदी कटनी मैंने आपको बताया कहाँ का है, भारत का केंद्र बिंदु है, जबकि बरसाली ग्राम बैतूल हमारा कहाँ का है, अखंड भारत का केंद्र बिंदु है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस जिले को राजधानी बनाने का निर्णय लिया था। अब ये क्वेश्चन आप बताइए, देखिए सबको याद होता है कि प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन शायद ही बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये याद रहा होगा कि शायद भोपाल से भी पहले जो राज्य पुनर्गठन आयोग था 1956 में बना 3 सदस्यीय, उसने किस जिले को राजधानी बनाने की सलाह दी थी। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर है वो है जबलपुर, और जबलपुर हमारे लिए हमारी संस्कार राजधानी है, और इसीलिए इसको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा जबलपुर। कई बच्चे भोपाल मत लगाया ना, अगर भोपाल इतना सरल आंसर होता तो मुश्किल लगता है कि क्वेश्चन पूछता। आप खुद सोचो कि किसको नहीं मालूम होगा, अगर ये इतना ही सरल क्वेश्चन होता कभी नहीं पूछता कि भोपाल इसका सही आंसर, नहीं, इसका जो सही आंसर वो है जबलपुर। कि आखिर राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस जिले को राजधानी बनाने का निर्णय दिया था, उसको क्या निर्णय दिया था, तो वो उसका सही आंसर है जबलपुर। नेक्स्ट अगर हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय यानी एमपी हाईकोर्ट की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम, फिर आया राज्य पुनर्गठन 1956, बहुत इंपॉर्टेंट है राज्य पुनर्गठन, इसकी हर एक धारा जो मध्य प्रदेश के संबंध में आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे 1956 की किस धारा के तहत मध्य प्रदेश का गठन हुआ। अब ये क्वेश्चन बनाकर दिखाओ, कई बच्चे होंगे इस क्वेश्चन में डूब जाएंगे।
अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए अब इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या कह रहा है। पहली धारा जो है वो है धारा 50(1). इस क्वेश्चन में कोई आपका तुक्का नहीं चल सकता, अगर पता है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। सेकंड धारा 51(1), थर्ड 48(1) और फोर्थ 49(1). तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है धारा 49(1). अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बात करें तो ये कहां पर है, 49(1). धारा 49(1) आपको याद रखना है कि 49(1) के तहत कहां बनी, जबलपुर में बनी। कोई ये पूछ ले कि जबलपुर से पहले मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर था, तो आप बता दोगे सर नागपुर में था। कहां पर था, नागपुर में था। फिर मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था, खंडपीठ कब बनी, खंडपीठ सर 1968 में बनी। कहां पर बनी, दो जिले मध्य प्रदेश के, एक इंदौर एंड सेकंड वन इज ग्वालियर। फिर इसकी जब इमारत बनी तो इस इमारत में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजा गोकुल दास। राजा गोकुल दास ने अहम भूमिका इस बिल्डिंग को बनाने में निभाई। तो ये कुछ मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय संबंध में फैक्ट थे, और आपको यहीं पर आप याद कर सकते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद हिदायतुल्ला जो थे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ऐसे याद कर सकते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के संबंध में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं कि सीधी जिला, क्या जिला पकड़ा है, आप खुद देख सकते हो कि सीधी जिला, सीधी बार बार कह रहा इंपॉर्टेंट है, किस की सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है। अब यहाँ पर बच्चा बहुत कंफ्यूज हो, कैसे, अगर आप एमपी का मैप बनाएं, देखिए अगर एमपी का मैप हम बनाएं, और मैंने अपनी पहली क्लास में आपको बताया है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपने आप मैप से सॉल्व होते हैं। अब जब आप सीधी जिला देखोगे ना तो ऐसे सिंगरौली बना हुआ है, और इसी सिंगरौली की वजह सीधी बना हुआ है, सीधी ऐसे। अब ये जो सीधी जिला है ना, ये सीधी जिला, तो मैं बार बार लिख देता हूं यहाँ पर सीधी, ये सीधी है, और बाहर की ओर जो निकला हुआ है वो है सिंगरौली, सिंगरौली। तो सीधी पीछे की तरफ है, सिंगरौली बाहर की तरफ है। अब जो सीधी जिला है ना, कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीधी सिंगरौली को लगा देते हैं कि उत्तर प्रदेश से स्पर्श करते हैं, क्योंकि सिंगरौली करता है, सिंगरौली के पीछे सीधी जिला है, तो उनका ऐसा लगता है कि सर सिंगरौली जब आता है तो सीधी भी आता ही होगा। लेकिन यहीं पर मैं इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन डाला यहाँ पर कि बच्चा जरूर कंफ्यूज होगा कि सीधी जिला, सीधी जिले को लेकर कंफ्यूजन होता ही है, मुझे भी होता है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन डाला। अब जो सीधी जिला है ना वो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है, ना कि यूपी को। यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है, इसीलिए क्वेश्चन डालने का प्रमुख उद्देश्य था। तो सीधी जिला किस राज्य को स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ को, ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश को नहीं। और अगर आपको सिंगरौली पूछ ले तो सिंगरौली यूपी प्लस छत्तीसगढ़ दोनों को स्पर्श करता है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तभी बन पाएगा जब आपको मैप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, तभी बन पाएगा ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क रेखा, फिर से कर्क रेखा का एक क्वेश्चन मैंने डाला कि कर्क रेखा निम्न में से किस जिले को स्पर्श नहीं करती है। देखो वही बार बार फैक्ट कि 14 जिले जिसको याद होंगे वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। पहला रतलाम, रतलाम से तो सर प्रारंभी होती है कि रतलाम उज्जैन आगर मालवा, तो आगर मालवा भी आ गया सर। तो रतलाम उज्जैन आगर मालवा भोपाल विदिशा रायसेन सीहोर राजगढ़ सागर, तो सागर भी आ गया। सागर के बाद दमोह जबलपुर उमरिया कटनी शहडोल, और सिंगरौली का नाम हमने कहीं भी नहीं देखा, तो इसका जो सही आंसर वो है सिंगरौली। बार बार कह रहा हूं मैप कंठस्थ याद होना चाहिए, और 14 जिले जो कर्क रेखा पर हैं वो आपको स्पष्ट याद होना चाहिए। आप बिल्कुल लगा सकते हैं कि रतलाम मैंने आपको पहली वाले क्वेश्चन में इसके संबंध में बताया है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन, तो कर्क रेखा किस संभाग से, रिपीट क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर आप फिर लगा सकते हैं वो है इंदौर। ये रिपीट क्वेश्चन है, पहला वाला रिपीट हुआ है। नेक्स्ट अगर हम चलें, अब आइए ये क्वेश्चन आप बताइए कि भारत की मानक समय रेखा किस जिले से गुजरती है। अब ये क्वेश्चन आपके दो एरिया को टच करेगा। कौन कौन से एरिया सर, पहला तो सर मध्य प्रदेश का भूगोल को ये टच करेगा, कि कोई बच्चा कह सकता है कि मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंध में ये क्वेश्चन है। और एक और अगर इसका एस्पेक्ट देखें तो भारत के भूगोल को भी ये क्वेश्चन टच करता है, भारत के भूगोल को भी
क्या करता है, स्पर्श करता है, टच करता है। क्योंकि सर यहाँ पर कह रहा है भारत की मानक समय रेखा, क्योंकि मध्य प्रदेश के संबंध में तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो दो पॉइंट, सिलेबस के जो 2 पॉइंट है उनको दोनों का आपको कहीं ना कहीं कवर करता है। अब जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो अगर आपको पता होगा, भाई बार बार कह रहा हूं ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुक्के से नहीं चल सकते। थोड़े बहुत अगर आपको मैप की नॉलेज है तो आप लगा सकते हो कि अगर आपने देखा है कि मध्य प्रदेश की देशांतरी स्थिति मैंने आपको अपनी क्लास में बताया है कि 74-9 से 82-48 है, 82-48। अब भारत की मानक जो समय रेखा है वो कितनी है, 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 50 मिनट, 82.5 डिग्री है। अब यहां पर बच्चा एक कॉमन कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो अगर इसको मैं दोबारा आपको बताऊं, मैप के जरिए मैं बताऊं, तो मानिए चलो आपने हम मैप बनाते हैं एमपी का मैप बनाया। जब हमने एमपी का मैप बनाया, अब जो मध्य प्रदेश की देशांतर स्थिति है वो कहां से है, 74 डिग्री 9 मिनट से पूर्व की ओर में आगे चलना है। पूर्व की ओर 74, 75, 76, तो यहाँ पर कितनी थी, 82 डिग्री 48 मिनट। अब यानी कि 82 डिग्री 48 है, ऐसे है। अब थोड़ा सा मैं आ गया, 82.5 डिग्री ही तो जाना है, 82.5 डिग्री जाएंगे तो हम पूर्व की ओर और आगे बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे पूर्वी जिला होगा, जो मध्य प्रदेश का सभी सबसे पूर्वी जिला है, तो वो कौन सा है, सिंगरौली। सिंगरौली एक मतलब सबसे पूर्वी जिला है जो लगभग मध्य भारत की जो मानक समय रेखा है सिंगरौली से होकर गुजरती है। कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं तो इस प्रकार, नहीं तो थोड़ी सी भी अगर आप बुद्धि लगाते हैं, आपको थोड़ा सा मैप भी याद है, तो आप समझ जाओगे कि देशांतर मानक समय रेखा का अर्थ होता है देशांतर। क्योंकि मैंने आपको बता चुका अपनी क्लास में कि समय रेखा, समय हमेशा देशांतर से निर्धारित किया जाता है। और मध्य प्रदेश की जो देशांतर स्थिति है 74-9 से 82-48, और 82-48 के बाद जो भारत की मानक समय रेखा है वो मैंने आपको बताया 82.5 डिग्री, यानी लगभग लगभग 2 मिनट ज्यादा। तो 82.5 डिग्री जो गुजरेगी, जो मध्य प्रदेश सबसे पूर्वी जिला होगा, और वो जिला है हमारा कौन सा, सिंगरौली। सिंगरौली से ही होकर भारत की भी मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर गुजरती है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में फिर क्वेश्चन आया कि कर्क रेखा किस भौतिक भाग को 2 भागों में बांटती है। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, मैप से हम समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैप हमने बनाया, मैं बार बार कह रहा हूं मैप की प्रैक्टिस मोस्ट कंपलसरी है, मस्ट। क्योंकि जिसका मैप क्लियर होगा ना, उसके उस बच्चे के यदि थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट अगर मान के चलो कॉन्सेप्ट में ढील पोल है, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन की संभावना ज्यादा हो जाती है, वो सही कर सकता है। बेसिकली ज्योग्राफी में तो ऐसा कंपलसरी हो जाता है। अब कर्क रेखा मैंने आपको बताया कहां से गुजरती है, यहाँ से रतलाम से प्रारंभ होती है और ऐसे हमारे 14 जिलों से होकर मध्य प्रदेश में गुजरती है। अब जिसने भौतिक भाग पढ़े होंगे तो वो समझ जाएगा कि जहां से यहाँ तक हमारा बुंदेलखंड, हमारा मध्य भारत का पठार है, और ये हमारा बुंदेलखंड का पठार है। अब यहीं पर हमारा स्थित है मध्य प्रदेश सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश का नाम है मालवा का पठार। अब लगभग आप जब देखोगे कि जो कर्क रेखा है वो यहाँ से गुजर रही है, बिल्कुल लगभग लगभग मालवा के पठार को बीच में से काट रही है। और यही क्वेश्चन उसने पूछा है, कौन, मालवा पठार। उसने यही क्वेश्चन पूछा है कि प्रदेश के किस भौतिक भाग को 2 भागों में बांटती है। और ऑप्शन बघेलखंड का पठार नहीं है, सेकंड बुंदेलखंड पठार, वो तो ऊपर की तरफ है, नहीं है। थर्ड है हमारा मालवा का पठार, और यही हमारा क्या है, आंसर है। मध्य भारत का पठार आप देखते हो, ये मध्य भारत का पठार जो ऊपर की ओर है, तो इसका जो सही आंसर वो है मालवा का पठार। ये क्वेश्चन मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किताबों के साथ साथ हमने खुद ने अपनी मेहनत, खुद ने अपना एफर्ट डाल के ये क्वेश्चन बनाए हुए, और ऐसे क्वेश्चन आपको कई जगह शायद ही देखने को मिले, क्योंकि खुद के द्वारा तैयार की गई ये क्वेश्चन है, और अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एमपी की दृष्टि से। नेक्स्ट उसने पूछा है कि मलखंभ को राजकीय खेल कब बनाया गया। मलखंभ को राजकीय खेल कब बनाया गया, है ना, मध्य प्रदेश में
कब राजकीय खेल बनाया? तो ऑप्शन 13, 14, 15, 16। ये सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसको डेट याद है वो बता देगा, ईयर याद है तो उसका जो सही आंसर है वो है सामान्यतः वर्ष 2013 में मलखंभ को राजकीय खेल बनाया गया। मलखंभ का जो प्रमुख केंद्र, यानी मलखंभ के लिए आपको कुछ और फैक्ट याद रखने हैं, जैसे मलखंभ अकेडमी कहां पर है? तो मलखंभ अकेडमी आपकी कहां है? उज्जैन में है। मलखंभ के लिए एक अवार्ड दिया जाता है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, जिसका नाम है प्रभाष जोशी सम्मान। प्रभाष जोशी सम्मान। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 2020 में मलखंभ को राष्ट्रीय खेल बनाया गया है। कब? वर्ष 2020 में मलखंभ को क्या बनाया गया? राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको क्या है इसके साथ साथ याद रखते हुए चलना। देखो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है ना, तो जरूरी नहीं है कि आपने बस पढ़ा कि मलखंभ कब राष्ट्रीय खेल बनाया 2013। आपको ऐसे पढ़ना है कि इसके संबंध में और फैक्ट भी हम याद करते हुए समझ सकते कि सर मलखंभ एक क्वेश्चन है, तो मलखंभ का कब जारी हुआ, इसकी प्रमुख अकेडमी कहां पर है, प्रमुख खिलाड़ी इसके कौन कौन से, कौन सा सम्मान दिया जाता है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन से आप अनेक एस्पेक्ट को कवर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे देखें तो पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या क्या है। अब ये क्वेश्चन देखिए, मैं बार बार, ये ऐसी क्वेश्चन है जैसे पिछला मलखंभ का था, जिसको याद है नंबरिंग फैक्चुअल के तौर पर है, याद है तो आता है, नहीं है तो नहीं आता। अब मध्य प्रदेश में जब आप विकास खंड देखोगे तो पहला देखो सबसे बड़ी जो इकाई होती है प्रशासन की होता है जिला। जिला कितने मध्य प्रदेश में? 55। जिले के बाद आते हैं विकास खंड। विकास खंड, विकास खंड कितने मध्य प्रदेश में? ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है 313। फिर आती है तहसील। तहसील की जो संख्या है मध्य प्रदेश में वो है 436। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के आपको कहीं ना कहीं प्रशासन की दृष्टि से जो बांटा गया है, जैसे ग्राम पंचायत भी फिर आ जाती है इसके बाद। ग्राम पंचायत, इसके संबंध में आगे क्वेश्चन है, उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आगे चलिए, जैसे कुल नगर निगम आपसे कोई पूछ ले नगर निगम मध्य प्रदेश में कितनी है, तो आप लगा सकते हो, है ना। तो आगे क्वेश्चन इस संबंध में, इसलिए मैं इनको नहीं लिखा रहा हूँ वरना पता पड़ जाए। तो इसका जो सही आंसर है वो है विकासखंड कितने? 313। फिर 436 क्या है? तो 436 क्या है? तहसील सर, 436 है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन से दो चीजें याद हुई कि 313 क्या हमारे विकासखंड यानी ब्लॉक्स, और 436 क्या है? तहसील। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश की सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सी है? ये देखिए, अब ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी का तो है ही, प्लस इसने करंट को भी टच कर दिया, प्लस करंट भी आ गया इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है पीएससी कि जो दो चीजों को कवर करे, कि सामान्य जानकारी प्लस करंट से, यानी दो चीजों को कवर कर रहा है। अब इसका जो सही आंसर वो है भिंड। भिंड मध्य प्रदेश की सबसे नवीनतम क्या है? नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चले आगे। मैंगीफेरा इंडिका, ये क्वेश्चन देखिए, मैंगीफेरा इंडिका किस का वनस्पतिक नाम है? अब इसको आप बताइए। पहला राजकीय फसल क्या है मध्य प्रदेश की? सोयाबीन। सोयाबीन, और सोयाबीन का वनस्पतिक नाम क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष का है मध्य प्रदेश का? वो है बरगद। बरगद का वृक्ष जिसका नाम क्या है? फाइकस वेंगेलेंसिस। फाइकस वेंगेलेंसिस। नेक्स्ट राजकीय पुष्प वो है व्हाइट लिली। व्हाइट लिली, इसको कहते हैं लिलियम कैंडिडम। लिलियम कैंडिडम। अब आपने देखा कि मैंने एक चीज यहां पर छोड़ दी, क्या? राजकीय फल, और राजकीय फल का वनस्पतिक नाम क्या है जो क्वेश्चन में दिया है? वो है मैंगी फेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका ही इसका सही आंसर है, राजकीय फल। मैंगीफेरा इंडिका के साथ आपको याद रखना चाहिए मध्य प्रदेश के कहां के आम ज्यादा फेमस है, जैसे रीवा का है गोविंदगढ़ आम अनुसंधान केंद्र, यहाँ पर हमारा क्या है? मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र।
और यहीं का रीवा का एक फेमस आम है जिसका नाम क्या है, सुंदरजा आम। सुंदरजा आम काफी फेमस है। सेकंड है अलीराजपुर, कट्ठीवाड़ा इसका एरिया है, अलीराजपुर कट्ठीवाड़ा के पास। और यहाँ का जो फेमस आम है वो कौन सा है, वो वैरायटी है नूरजहां आम। नूरजहां आम। और आप सर्च करना कि नूरजहां आम 1 किलो का एक आम होता है, इतना बड़ा आम भी अपने आप में होता है। तो आम के संबंध में और अलग फैक्ट भी हमने कवर करे कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि मैंगनीफेरा इंडिका किसका नाम है, तो इसका जो वो है किसका वो है राजकीय फल का यानी आम का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है। नो तुक्का, ऐसे क्वेश्चन है बिना तुक्का वाले होते हैं, सीधे आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। बार बार मैं यही कह रहा हूं, अगर आप इसका एमपी का मैप बनाए, बार बार मैं कह रहा हूं कि मैं खुद एमपी की मैप की इतनी प्रैक्टिस करता हूं कि मुझे बार बार वो चीज रट जाती है। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत होश सजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। बार बार मैं यही कहूंगा कि आप जितना प्रयास करेंगे आप उतना अपने आप को निखार पाओगे। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझें कि उसने पूछा है क्वेश्चन में उत्तर से दक्षिण तक की मध्य प्रदेश की लंबाई। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ ले पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, तो मैं दोनों ही याद कर चलना पड़ेगा करके। तो उत्तर से जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसकी जो लंबाई है वो है 605 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम ज्यादा है तो वो है 870 किलोमीटर। इस क्वेश्चन से आपको दोनों की याद हो गई होगी। तो इसके जो उत्तर से दक्षिण इसका सही आंसर वो है 605 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी छोर के मध्य कितने समय का अंतर पाया जाता है। कि जो मध्य प्रदेश का मैप है जो मध्य प्रदेश का मैप है वो पूछ रहा है कि जो पूर्वी जिला है इसको क्या बोलते हैं। दिस इज अलीराजपुर। मैंने अपनी आप क्लास में आपको बताया हुआ है अलीराजपुर। और ये सबसे पश्चिमी जिला यहाँ पर क्या, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि सबसे पूर्वी जिला जहां से भारत की मार्ग समय रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या है, सिंगरौली। सिंगरौली। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर सिंगरौली और अलीराजपुर के बीच कितना समय का अंतर पाया जाता है, यानी समय अंतराल उसने पूछा है। समय अंतराल, समय अंतराल पूछा है। इसका जो सही आंसर है, मैं बार बार कहूंगा, आता है तो आता है, ऐसा क्वेश्चन है कि आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इसका जो सही आंसर है 34 मिनट। अब यहाँ पर बच्चों का कंफ्यूजन मैं बताता हूं क्या होता है। तो सही आंसर क्या हुआ, 34 मिनट इसका सही आंसर। अब बच्चा कई बार ये पूछता है कि सर 34 मिनट का अंतर है, कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर 6 बज रहे होंगे, जैसे सुबह के 6 बजे AM, तो क्या यहाँ पर 6:30 बज रहे होंगे या 6:34 कह लू। बच्चा कहता है कि सर यहाँ पर 6:34 बज रहे होंगे, तो मैं कहता हूं अरे बेवकूफ, क्या ऐसा कहीं देखा है कि यदि भारत में सिंगरौली वाला व्यक्ति कहा भाई मेरे फोन दोनों ने करा कि भाई मेरे यहाँ 6 बज रहे हैं, तो अलीराजपुर वाला थोड़ी कहेगा कि मेरे यहाँ 6:34 बज रहे हैं। नहीं, अंतर कहाँ किया गया है मैं आपको बताता हूं। वो अंतर किया गया है सूर्य की रोशनी को लेकर। जैसे हमारे सूर्य महाराज हैं, सूर्य देवता, इसको लेकर अंतर पहचाना जाता है कि वो ये कहता है कि सूर्य पूर्व से उगता है, तो सूर्य 6 बजे सूर्योदय सिंगरौली में होगा, लेकिन अलीराजपुर पर सूर्योदय 6:34 पर होगा। इसको लेकर ये डिसाइड किया था कि सूर्योदय कब हो रहा है, कितने समय पश्चात सूर्योदय हो रहा है, उतना अंतर इनमें निकाला जाता है। ऐसा कभी नहीं कहते कि 34 मिनट का अंतर होगा, और ऐसा हो जाए तो हमारा देश ही कितने टाइम जोन में बटेगा आपको पता है। कई सारे टाइम जोन हमारे देश में ही बन जाएंगे। तो कहीं ना आप सोचकर देखिए, अगर ऐसा हो गया तो प्रशासन कैसा चलेगा। कोई कहेगा कि भाई हमारे यहाँ दुकान 7 बजे बंद हो जाती है, कोई कहेगा यार हमारे यहाँ दुकान तो 10 बजे तक चलती है।
तो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस भी क्रिएट हो, इसलिए एक मानक समय रेखा बनाई गई भारत में, और वो मैंने अभी आपको बताया सिंगरौली में गुजरी। एमपी के संबंध में ये क्वेश्चन उसने पूछा कि मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी छोर के मध्य कितना अंतर है, तो 34 मिनट का अंतर है। लेकिन मैं बार बार कहूंगा इससे अंतर ये मत लगा देना कि 34 मिनट आगे चल रहा है अलीराजपुर का समय, नहीं, ऐसे नहीं। इसका कारण ये है कि सूर्य की रोशनी को लेकर तय किया जाता है कि कितने समय बाद सूर्योदय किस क्षेत्र पर हो रहा है, इससे डिसाइड किया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन सही आंसर चौथे मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश की चित्रकला राजधानी, क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या है? हो सकता है कई लोगों को बेसिक क्वेश्चन लगे, और कई बार मैं खुद एग्जाम देकर आता हूं तो मुझे भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इतने बेसिक से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कि बाद में पछतावा होता है, यार ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। अब जैसे ये क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की चित्रकला राजधानी है, अब देखिए बच्चा कंफ्यूज क्या होगा, चित्रकला, सर बाकी गुफाएं हैं मध्य प्रदेश की, अजंता एलोरा की गुफाएं मध्य प्रदेश की एलोरा केव्स कहलाती हैं। सर बाकी गुफाओं में भी काफी चित्र बने हुए हैं। इसके अलावा बाकी गुफाओं में तो एक गुफा को चित्रशाला या रंग महल कहा गया है। चित्रशाला या रंग महल कहा गया है, तो क्या इसका आंसर बाकी गुफाएं हैं? तो मैं कहूंगा नहीं, गलत। पवार खेड़ा और आदमगढ़ ये दोनों जगह कहां पर है? होशंगाबाद में। अब जिस बच्चे ने इतिहास पढ़ा होगा मध्य प्रदेश का वो समझ जाएगी आदमगढ़ का संबंध तो पशुपालन साक्ष्यों से है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में दो ही जगह मिले, नागौर राजस्थान और वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के आजमगढ़ होशंगाबाद में। तो ये तो इसका आंसर है ही नहीं। यानी वो दो क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूं, ये तो वो डिलीट कर देगा और पवाड़ खेड़ा भी कर देगा। फंसेगा वो बच्चा कहां पर पता है? वो बच्चा एक ही जगह फंसेगा, वो दो ऑप्शन में फंसेगा। कहां पर वो फंसेगा? बाकी गुफाएं और भीमबेटका। अब आपको यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि मध्य प्रदेश किसके लिए ज्यादा जाना जाता है, बाकी गुफाओं के लिए या भीमबेटका के लिए। तो आपको आपका एक मन भीतर से कहेगा नहीं यार भीमबेटका काफी प्राचीन है, और जो चीज ज्यादा प्राचीन होती है उसका संरक्षण ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा भीमबेटका प्राचीन होने के साथ साथ भारत के इतिहास के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है, तो कहीं ना कहीं बाकी गुफाओं से ज्यादा महत्व भीमबेटका को दिया जाना चाहिए। तो मन से आवाज आती है यार नहीं भीमबेटका ही सही है, और जो मन ने कहा वो बिल्कुल सही कहा, और मध्य प्रदेश की चित्रकला राजधानी भीमबेटका ही है, जो कहां पर है? ओबेदुल्लागंज, ओबेदुल्लागंज तहसील कहां पर है? रायसेन में स्थित है, और वहीं पर भीमबेटका है, और इसे ही मध्य प्रदेश की चित्रकला राजधानी कहा जाता है। संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा गुफा समूह चित्रकला की दृष्टि से एक लगभग लगभग 1000 के आसपास गुफा समूह है, जो प्राचीनतम मानव के साक्ष्य हमें प्रकट करवाता है, जीवंत साक्ष्य में कह सकता हूं चित्रकला के लिए। इसलिए मध्य प्रदेश की चित्रकला राजधानी भीमबेटका। आप बाकी गुफाओं में कंफ्यूज मत होना। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हो सकता है बहुतों को सरल लगे, लेकिन भाई जब कंफ्यूज होते हैं ना पेपर के टाइम जो प्रेशर होता है ना उस वो बात ही अलग होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जिला दो राज्यों को स्पर्श नहीं करता है? आहा, अगर करता है आता तो भी मजा आता, लेकिन उसने पूछा है नहीं करता है, तो ये अपने आप में और अच्छा लगा इस क्वेश्चन को पढ़कर। अब मैं मैप बनाऊंगा, और कह रहा हूं मैप मैं बार बार बनाऊंगा, और जितनी बार मैं मैप बनाऊंगा उतनी बार मैं आपसे भी कहने का प्रयास करूंगा कि आप भी उतनी बार मैप बनाए। जैसे मैंने मैप बनाया फिर से एमपी का, ये एमपी का मैप। अब अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो स्पर्श करते हैं दो राज्यों को। देखो पहला मुरैना, यहां पर है हमारा कौन सा जिला? मुरैना। यहां पर है हमारा जिला कौन सा? शिवपुरी, शिवपुरी।
यहाँ पर हमारे गुजरात को स्पर्श करते हैं दो जिले, झाबुआ और अलीराजपुर। फिर यहाँ पर हमारा नीचे की तरफ निकल आता है हमारा कौन सा जिला, बालाघाट। फिर यहाँ पर हमारा, मैंने आपको जिला बताया, क्वेश्चन भी हमने पढ़ा, कौन सा जिला, सिंगरौली। इसके अलावा तो ये कहीं ना कहीं ऐसे जिले हैं जो दो राज्यों को स्पर्श करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा कौन सा जिला दो राज्यों को स्पर्श नहीं करता, जैसे शिवपुरी स्पष्ट दिया हुआ है, यहाँ पर यूपी और यहाँ पर राजस्थान को स्पर्श करता है। नेक्स्ट झाबुआ, झाबू यहाँ पर राजस्थान और यहाँ पर हमारे गुजरात को स्पर्श करता है। नेक्स्ट बालाघाट दिया ही है मैंने, बालाघाट एक तरफ महाराष्ट्र को तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। तो इनमें से जो कौन सा जिला है जो दो राज्यों को स्पर्श नहीं, वो है सीधी। सीधी का अभी एक हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा हुआ था और मैंने आपको बताया था सीधी और सिंगरौली की लोकेशन कैसी, और बच्चा कितना कंफ्यूज सीधी पर होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सीधी। सीधी की सीमा केवल और केवल छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है। इस बात को आप गांठ बांध के याद कर लें कि सीधी की सीमा केवल और केवल छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं। अब यहाँ पर आपको दोनों का याद करना पड़ेगा, एससी के लिए और एसटी के लिए, तभी आप बता पाएंगे। टोटल सीटें कितनी है मध्य प्रदेश की विधानसभा में, तो वो है 230। एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, 35। एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, 47। दोनों को ऐड कर दो, 7 5 12, 4 और 4 8, लगभग 82 सीटें कुल मध्य प्रदेश में विधानसभा में आरक्षित। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आंसर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि महाशीर संरक्षण केंद्र का, ये क्वेश्चन देखिए, महाशीर संरक्षण केंद्र, आपने महाशीर मछली पढ़ी होगी, मध्य प्रदेश की क्या है, राजकीय मछली। 2011 में हुई, 11 में क्या हुई, राजकीय मछली प्रतीक घोषित हुई। अब महाशीर किस नदी में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ये भी पूछ सकता है, तो वो है नर्मदा में। किन जिलों में विशेषकर पाई जाती है, तो वो है खंडवा और खरगोन में। अब इसी खरगोन में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है बड़वा, और यहीं बड़वा पर एक केंद्र स्थित है जिसका नाम है महाशीर प्रजनन केंद्र। महाशीर प्रजनन केंद्र तो सर बड़वा में है, तो फिर आपने ये क्या पूछ लिया, संरक्षण केंद्र पूछा है मैंने, सर संरक्षण केंद्र कहां है। बच्चों को ये जरूर याद होता है कि महाशीर 2011 में घोषित हुई राजकीय मछली है, नर्मदा याद रहती है कि नर्मदा नदी में है, खंडवा खरगोन याद रहती है कि खंडवा खरगोन में विशेषकर संरक्षण हो रहा है, खरगोन के बड़वा में महाशीर प्रजनन केंद्र है, ये भी बच्चों को याद रहता है। इसके अलावा इसके जो अगर नाम आप पढ़ोगे तो वैज्ञानिक नाम कॉमन कॉर्प, रोहू, महाशीर, टूना इत्यादि इसके अन्य नाम में आ जाते हैं, ये सब याद रहते हैं। लेकिन मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो पूछा महाशीर संरक्षण केंद्र, ये बताकर दिखाओ। खंडवा नहीं है, खरगोन नहीं है, इंदौर नहीं, इसका जो सही आंसर वो है भोपाल। और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शायद ही किसी बच्चे पे क्वेश्चन बनाओ कि प्रजनन केंद्र और संरक्षण केंद्र में कंफ्यूज हो जाता है, कईयों को पता रहते हैं, लेकिन केवल ज्यादातर को केवल प्रजनन केंद्र पता रहता है बड़वा खरगोन में, लेकिन शायद ही किसी ने दिमाग लगाया कि यार भोपाल में है महाशीर संरक्षण केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में, जब मैंने अभी आपको कुछ बताया था इसलिए भी बताया था मैंने, कुल ग्राम पंचायत कितनी मध्य, क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या 23,800 है, तो मैं कहूंगा नहीं। क्या 23,980 है, मैं कहूँ नहीं। क्या 22,820 है, नहीं। इसका जो सही आंसर वो है 23,922, इसका करेक्ट। अब जब ग्राम पंचायत पूछ ले तो कुल गांव भी पूछ सकता हूं, बताई दीजिए कुल ग्राम कितने हैं मध्य प्रदेश में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। तो कुल गांव की संख्या मध्य प्रदेश में है 54,900
903, 54,903। फिर मैंने आपको पीछे बताया था कि नगर निगम मध्य प्रदेश में कितनी है, तो वो है 17। सबसे नवीन मैंने आपको बताई भिंड नवीन है, ये भी अपने क्वेश्चन देखा था पीछे। मध्य प्रदेश में कुल नगर पालिकाएं सर कितनी है, नगर पालिकाएं, तो नगर पालिकाएं पहले 100 थी, वर्तमान में क्योंकि भिंड अब नगर निगम तो वर्तमान मध्य प्रदेश नगर पालिका की संख्या 99। फिर मैंने आपको जिले बता दिए 55। फिर आपको मैंने बताया विकास खंड कितने हैं 313, तहसील 437, ये आपको कुल याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, ये बताइए मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, कॉमन क्वेश्चन है, बता सकते हैं बस। लेकिन कंफ्यूज बच्चा हो जाता है कहां पर, इन दोनों ऑप्शन, इन 3 ऑप्शन में बच्चा कंफ्यूज होता है। ये इस क्वेश्चन को तो डिलीट कर भी देगा कि चलो इस क्वेश्चन को वो घुमा नहीं रहा, तो इस क्वेश्चन को बच्चा डिलीट भी कर, चलो हटाओ ये क्वेश्चन तो नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं। बच्चा फंसता है कहां, उष्ण कटिबंधी भी दिया है यार, मानसूनी भी दिया, एक में दोनों दिया है, तो अधिकतम जो इसका आंसर जो है बच्चे लगा भी लेंगे, इसका जो सही आंसर उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु, क्योंकि उष्ण कटिबंध में मध्य प्रदेश पड़ता है और मानसून से वर्षा मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राप्त करता है, तो जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मध्य प्रदेश का यहाँ पर हमारे टाइपर से गलती हो गई है थोड़ा, वो आप करेक्ट कर लें। कि निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा एक अन्य नाम नहीं, ये बताइए। पहला, नदियों का मायका, क्या नदियों का मायका मध्य प्रदेश है, बिल्कुल है, क्यों है, बस कारण बताइए इसका कारण, क्यों क्यों मध्य प्रदेश को नदियों का मायका हम कहते हैं, मैंने अपनी क्लास में स्पष्ट किया है इसको, कि जब कोई भी बच्ची या कोई भी लड़की, कोई भी कन्या जब अपना घर छोड़कर शादी ब्याह जब उसका होता है, जब अपने पति के घर जाती है, तो वो अपने घर को छोड़ देती, क्योंकि मध्य प्रदेश की सभी नदियां मध्य प्रदेश से उद्गमित तो होती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के भीतर ही किसी बड़ी नदी में समाहित नहीं होती, किसी अन्य राज्य की जाकर उसकी बड़ी नदी में समाहित होती है, इस कारण से मध्य प्रदेश को हम नदियों का मायका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, सोया प्रदेश, तो ज्यादातर बच्चों को मध्य प्रदेश होगा कि मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में टॉप पर चल रहा है, तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश तो कहा ही जाता है। नेक्स्ट है गिद्ध राज्य, यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है कि क्या मध्य प्रदेश सर्वाधिक ज्यादा गिद्ध है, और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश लगभग गिद्धों की संख्या 9,000 के आसपास है, मैंने अपनी पूर्व क्लास में इसको बताया हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। लेकिन गन्ना प्रदेश यदि आप मध्य प्रदेश को कह दो तो ये अपने आप में गलत हो जाएगा, क्योंकि गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन है भारत में वो करता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, इसका जो सही आंसर होगा वो है गन्ना प्रदेश। इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानने के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा मंच से निरंतर जुड़े रहें, और मैं गारंटी देता हूं कि इसी के साथ हर अपनी जितनी अपनी मेहनत होगी उसी का एफर्ट लगा के बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद।